प्रभु सरकार चुनने की आजादी नहीं बचेगी, हमारा हक कुचला जाएगा, तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। और हम सबके नेता लालू जी की हमेशा से लोहिया के आदर्शों को जिंदा रखते हुए राजनीति करने की एक कोशिश रही है कि राष्ट्रीय जनता दल उपेक्षितों के पक्ष में, शोषितों के पक्ष में, वंचितों के पक्ष में, लांछितों उपहासितों के पक्ष में। और मैं अक्सर इस बात को दोहराता हूं कि दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक हलाल खोर, एक हराम खोर। हलाल खोर वह है जो मेहनत का खाता है, पसीने के पैसे से अपना परिवार पालता है, बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। और हराम खोर वो लोग हैं जो इस देश की अर्जित पुरखों की संपत्ति को लुटवाता है, 16 लाख करोड़ माफ करवाता है, किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर करता है। राष्ट्रीय जनता दल हलाल खोरों की हिमायत में खड़ी है। इसलिए हम सब लोगों की एक ही आज यह मंडल साहब को याद करते हुए ख्वाहिश है कि जिस लड़ाई को लालू प्रसाद जी ने आगे बढ़ाया, जिस लड़ाई को काशीराम जी ने आगे बढ़ाया, जिस लड़ाई को शरद यादव जी ने आगे बढ़ाया, जिस लड़ाई को आज की तारीख में तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, उस दौर को आपको हमेशा जिंदा रखना है। क्योंकि ये कोई 3, 4, 5 दशक की लड़ाई नहीं, हजारों साल से लड़ बराबरी के खिलाफ जो लोग चालाकी और चतुराई से जीते हैं, जो लोग ठगने का काम करते हैं, जो लोग अपमानित करने का काम करते हैं, वो दफ्तरों से लेकर खेतों की खलिहानों तक, यूनिवर्सिटी से लेकर फल की मूठ तक इस लड़ाई को हमको ले जाना है। और जो बची हुई सिफारिशें हैं मंडल की, अगर मंडल कमीशन को लागू करते वक्त हमारी सरकार ने नौकरियों के साथ साथ उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण लागू कर दिया होता, तो जो आरक्षण की पूरी अवधारणा पर एक चोट पहुंचाई गई, इससे मेरिट फिनिश हो जाएगा, तो उसके कुतर्क को काटने के लिए हमारे लोग पर्याप्त संख्या में होते हैं। तो मंडल वन अगर शरद यादव जी, रामविलास जी जैसे लोगों के केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए लागू कराना आसान हुआ, तो मंडल 2 इसलिए लग पाया, आपके बच्चे यूनिवर्सिटी इसलिए जा पाते हैं कि यूपीए 1 में, यूपीए 1 की सरकार जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रीय जनता दल उस सरकार में शामिल दूसरा सबसे बड़ा दल था। अगर मंडल 1 लगाने का श्रेय बीपी सिंह जी के साथ साथ शरद यादव जी की उस चेतना और उस प्रयास हो जाता है, तो मंडल 2 लगाने का श्रेय संपूर्ण तौर पर अर्जुन सिंह जी के साथ साथ लालू प्रसाद जी को जाता है। लालू प्रसाद जी मंत्री नहीं होते तो नहीं होता, राजद की ताकत ये नहीं होती तो नहीं हो पाता। तो इसलिए हम समझते हैं कि हमारे पुरखों ने तो अपने हिस्से का पहाड़ तोड़ा है, थोड़ा बहुत पहाड़ हम लोग भी अपने हिस्से का तोड़ सकें और इस लड़ाई को एक मुकम्मल अंजाम तक ले जा सकें। आज चुनौतियां ज्यादा बढ़ी, जितनी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं जहां गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उसकी हालत खराब होगी। आपने सुना होगा कि नोट फाउंड सुटेबल, माने आपके बच्चे पहले इस समाज के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा के लोग कहता था कि अवेलेबल नहीं है, ये सही संख्या में मिल ही नहीं रहे, इसलिए सीटें खाली जा रही हैं। जब अवेलेबल हो गया, लोग पढ़ने लिखने लगे, तो बोला कि लोग एलिजिबल नहीं। जब एलिजिबल हो गए, पीएचडी कर लिया, नेट कर लिया, तो बोला कि लोग सुटेबल नहीं। वो एलएफएस सिंड्रोम, और ये मेरा पॉइंट है एक टर्म एलएफएस, माने ले भी लेगा आपके कौम के आदमी को, तो वो लेधा नहीं फाउंड सुटेबल, तो सबसे बकलोल होगा, लेट होगा, चाटुकार होगा, जो चमचई में जिसका कोई सानी नहीं, वैसे लोग को लेता है। और यह संदेश भी देता है मेरे को, रिजर्वेशन से ऐसे ही गधे आते हैं और चेले चपाटे भी मुफ्त में मिल जाते हैं, हर जगह तिकड़म, चोर, चुगल, चुगार, गुणा, गणी। तो इसको भी समझना है। हम भी चाहते हैं, हम हमेशा काय की पूंछ पकड़ के नहीं रहना चाहते, हम भी चाहते हैं कि विद्वान बने, हम भी राजपाट चलाना चाहते हैं, हम भी गवर्नर राज बनना चाहते हैं, हम भी वकालत करना चाहते हैं, हम भी अपने कलम से फैसला लिखना चाहते हैं, लोगों की तकदीर तय करना चाहते हैं। लेकिन क्या 10-20 साल में कोई गीतांजलि लिख दी गई रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा?
अरे ये 200-400 साल तक जब लगातार ज्ञान के क्षेत्र में आप रहते हैं, सुकून के साथ सोचते हैं, तब कोई माइंड आपके बीच आ पाती है, where mind is without fear and the fear is without heart। हाँ, तो आत्महीनता से सर झुका हुआ है। हमको हमारे वजूद के चलते हमको गिल्टी फील कराया जाता है। हमारा अस्तित्व ही हमारे लिए दोष बन जाता है। हमारा प्रतिभावान होना हमारे लिए जैसे कोई कमजोरी हो जाए, और उस प्रतिभा को क्रश करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम हमारा डीपी मंडल साहब के प्राइवेट, उन्होंने उसी मंडल कमीशन के रिपोर्ट में बड़े विद्वान रजनी कोठारी को कोट किया कि जो लोग आज समाज में, राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं, वो दरअसल ऐसी राजनीति की तलाश कर रहे हैं जिसका समाज से कोई लेना देना है। सबसे मजबूत सिस्टम कास्ट सिस्टम बना के रखा है। पता नहीं कब आदमी सोशलिस्ट हो जाता है, कब आदमी कम्युनिस्ट हो जाता है, कब आदमी बुद्धिस्ट भी हो जाता है। माने ये बहुरूपीय किस्म के लोग हैं हमारे आपके बीच टहलने घूमने वाले। माने समाज, क्योंकि सामाजिक न्याय का प्रश्न दरअसल इंसानियत का सवाल है। ये भेद मिटाने का सवाल है, भेद को गहराने का नहीं। इसलिए आज अगर बीपी मंडल जी के परिवार से एक नौजवान आया है हमसे मिलने, सूरज मंडल, तो दूसरी तरफ एक राजपूत परिवार से आने वाले अजय सिंह जी हमारे मित्र आए, तो हमको बड़ी खुशी है कि ऐसे नौजवानों से ही यह देश आगे बढ़ेगा, बनेगा। जो लोग जाति की सीमा को तोड़ते हुए, बुद्ध की परंपरा से अपने आप को जोड़ते हुए, हम लोगों को तो जो कुछ थोड़ा बहुत हक हुकूक मिला है वो बुद्ध की बदौलत, वो बीपी सिंह जी की बदौलत, और उसके बाद अर्जुन सिंह जी की बदौलत। मतलब जो लोग शासन में रहे, अब उसके पीछे एक लंबी कहानी जरूर है कि कैसे बीपी मंडल साहब को एक्सटेंशन लेना पड़ा, कैसे सरकार हमारी चरण सिंह जी की चली गई, और फिर लंबे जद्दोजहद के बाद कैसे आबरूए सियासत लालू प्रसाद जी ने एक किस्म से एक नैतिक जो एक दबाव होता है अपनी ही सरकार पर बनाने का, उसके लिए बीपी सिंह जी से मिले। कैसे शरद यादव जी ने उसके लिए जद्दोजहद किया, कैसे तब के नेता रामविलास जी, कैसे काशी राम जी साइकिल लेकर गांव-गांव में जाते थे, कैसे मधु दंडवते साहब ब्राह्मण जाति में पैदा लेने के बावजूद जब ये नोटिफिकेशन हो गया कि हम 27% आरक्षण देंगे, तब भी कैबिनेट सेक्रेटरी विनोद चंद्र पांडे थे, और अरुण नेहरू जी से लेकर और तमाम उस समय के जो बीपी सिंह जी के कैबिनेट में भी शामिल लोग तो कहते थे कि बाप रे आगजनी हो रही है, यहाँ तोड़ फोड़ हो रही है, इसको वापस ले लेना चाहिए। और वापस लेने का नोट तैयार हो गया, लेकिन जब कैबिनेट में उसको ले जाने का क्षण आया तो उसका जब जमकर प्रतिकार कर रहे थे शरद यादव जी और रामविलास जी, उस समय साथ दिया मधु दंडवते साहब ने सबसे ज्यादा, वो तो ब्राह्मण समाज से आते थे। तो आज जो तेजस्वी यादव जी की ये कोशिश है और ये आह्वान है हम सबसे कि A to Z की राजनीति में हमारे अपने आचरण से कोई ऐसी बात नहीं हो कि ऐसा लगे कि हम किसी को छांट रहे हैं या हम किसी को मुंह चिढ़ा रहे हैं। नहीं, हम समाजवादियों का एक बड़ा लक्ष्य है कि हम सबके अंदर उस सामूहिक विवेक को जागृत करने की कोशिश करें जो बीपी मंडल साहब चाहते थे। और उन्होंने जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लिखी, उसका जो शुरुआती 2 वाक्य है, जो उसका मूल दर्शन है कि समानता सिर्फ समान लोगों के बीच पाई जाती है, असमान लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा कराना दरअसल असमानता को और गहराना है। तो इसलिए एक फेयर गेम हो। इस देश के बड़े राष्ट्र निर्माताओं में से एक, समाज की सुषुप्त चेतना को जागृत करने वाले युग पुरुष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सबके अरमानों को, हमारी उम्मीदों, आशाओं और आकांक्षाओं के बहुत ही ईमानदार पूरक रहे
श्रद्धेय बीपी मंडल साहब की 107वीं जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आज के मुख्य अतिथि छात्र राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्राध्यापक आदरणीय नवल किशोर जी, यहाँ मौजूद कोसी स्थानीय निकाय से चुनकर बिहार विधान परिषद जाने वाले बहुत ही विद्वान सदस्य और दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास की पढ़ाई करने वाले बड़े भाई डॉक्टर अजय सिंह जी, हमारे बीच मौजूद बीपी मंडल साहब के परिवार से ताल्लुक रखने वाले और अनवरत छात्रों अध्यापकों के सवालों को लेकर दिल्ली की सड़कों को गुलजार रखने वाले अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, डीयू के प्रोफेसर भाई सूरज मंडल जी, यहाँ मौजूद उदा किशनगंज कॉलेज के प्रिंसिपल जवाहर पासवान जी, सोनवर्षा के प्रमुख वीरेंद्र शेखर पासवान जी, सुपौल के राजद के कार्यकारी अध्यक्ष विद्याभूषण जी, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित सभी नौजवान दोस्तों और हम सबके अभिभावक, निर्मली से विधायक रहे यदुवंश बाबू जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, माताओं बहनों बुजुर्ग अभिभावकों, आज कोसी के इस इलाके में जो कार्यक्रम आयोजित है वह बहुत ही सामाजिक राजनैतिक महत्व का है। बीपी मंडल साहब ने हमेशा इस बात के लिए संघर्ष किया कि हर आदमी को इंसान समझा जाए, जात जात में भेद नहीं हो और उसी सामाजिक शैक्षणिक विषमता की खाई को पाटने के लिए जो इस देश का दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ, जब इस देश में पहली समाजवादी सरकार बनी 77 में, तो उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ भारत के 3743 जातियों को एक जमात के रूप में हमारे सामने लाया और ये दुनिया के सामने रखा जो रेनन कहते थे कि किस बात का राष्ट्र। राष्ट्र की अवधारणा ही यह है कि जहां साझा सुख, साझा दुख और साझा सपने हों और जिन लोगों के बीच इन तीन बातों की साझेदारी है वो संघर्ष के मैदान में भी इकट्ठे दिखाई पड़ते हैं, तमाम मतभेदों को भुलाकर। एक जो वाकया बड़े भाई अजय जी ने एक बार साझा किया था कि जिस रोज 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रपट का एक हिस्सा लागू हुआ सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण का, उस दिन आप सोच सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी कितने व्यस्त रहे होंगे। बावजूद इसके उन्होंने तब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे अजय सिंह जी और सूरज मंडल जी को वक्त दिया मिलने का, और ये दोनों शख्सियत जो आपके कोसी के इलाके से हैं
रात में जाकर उनसे मिले और वीपी सिंह जी का यह कहना हुआ कि जिस मकसद से हमने इसको लागू किया, लोग कहते हैं कि समाज में एकता टूट गई, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि इस बात को वो लोग समझ रहे हैं जो विश्वविद्यालयों में दाखिल हैं और जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि समाज में जाके इस बात को समझाएंगे बड़े करीने से, बिना उत्तेजित हुए, बिना कोई प्रतिक्रियावादी बात किए हुए, क्योंकि सामाजिक न्याय का प्रश्न दरअसल इंसानियत का सवाल है। ये भेद मिटाने का सवाल है, भेद को गहराने का नहीं। इसलिए आज अगर बीपी मंडल जी के परिवार से एक नौजवान आया है हमसे मिलने, सूरज मंडल, तो दूसरी तरफ एक राजपूत परिवार से आने वाले अजय सिंह जी हमारे बीच आए, तो हमको बड़ी खुशी है कि ऐसे नौजवानों से ही यह देश आगे बढ़ेगा, बनेगा। जो लोग जाति की सीमा को तोड़ते हुए, बुद्ध की परंपरा से अपने आप को जोड़ते हुए, हम लोगों को तो जो कुछ थोड़ा बहुत हक हुकूक मिला है वो बुद्ध की बदौलत, वो बीपी सिंह जी की बदौलत और उसके बाद अर्जुन सिंह जी की बदौलत। मतलब जो लोग शासन में रहे, अब उसके पीछे एक लंबी कहानी जरूर है कि कैसे बीपी मंडल साहब को एक्सटेंशन लेना पड़ा, कैसे सरकार हमारी चरण सिंह जी की चली गई, और फिर लंबे जद्दोजहद के बाद कैसे आबरूए सियासत लालू प्रसाद जी ने एक किस्म से एक नैतिक जो एक दबाव होता है अपनी ही सरकार पर बनाने का, उसके लिए बीपी सिंह जी से मिले, कैसे शरद यादव जी ने उसके लिए जद्दोजहद किया, कैसे तब के नेता रामविलास जी, कैसे काशी राम जी साइकिल लेकर गांव-गांव में जाते थे, कैसे मधु दंडवते साहब ब्राह्मण जाति में पैदा लेने के बावजूद जब ये नोटिफिकेशन हो गया कि हम 27% आरक्षण देंगे, तब भी कैबिनेट सेक्रेटरी विनोद चंद्र पांडे थे और अरुण नेहरू जी से लेकर और तमाम उस समय के जो वीपी सिंह जी के कैबिनेट में भी शामिल लोग थे, कहते थे कि बाप रे आगजनी हो रही है, यहाँ तोड़ फोड़ हो रही है, इसको वापस ले लेना चाहिए। और वापस लेने का नोट तैयार हो गया, लेकिन जब कैबिनेट में उसको ले जाने का क्षण आया तो उसका जब जमकर प्रतिकार कर रहे थे शरद यादव जी और रामविलास जी, उस समय साथ दिया मधु दंडवते साहब ने सबसे ज्यादा, वो तो ब्राह्मण समाज से आते थे। तो आज जो तेजस्वी यादव जी की ये कोशिश है और ये आह्वान है हम सबसे कि A to Z की राजनीति में हमारे अपने आचरण से कोई ऐसी बात नहीं हो कि ऐसा लगे कि हम किसी को छांट रहे हैं या हम किसी को मुंह चिढ़ा रहे हैं। नहीं, हम समाजवादियों का एक बड़ा लक्ष्य है कि हम सबके अंदर उस सामूहिक विवेक को जागृत करने की कोशिश करें जो बीपी मंडल साहब चाहते थे। और उन्होंने जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लिखी, उसका जो शुरुआती 2 वाक्य है, जो उसका मूल दर्शन है कि समानता सिर्फ समान लोगों के बीच पाई जाती है, असमान लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा कराना दरअसल असमानता को और गहराना है। तो इसलिए एक फेयर गेम हो, सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले। और जो संविधान की प्रस्तावना की सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है वो यह कि यहाँ व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने की बात, यहाँ बंधुता को बढ़ाने की बात, यहाँ अवसर की समानता की बात। एक घोड़ा जो काबुल से मंगाया गया हो, राष्ट्रपति भवन में जिसको काजू बादाम पिस्ता खिलाया जाता हो, और एक घोड़ा जो कोसी का परकिया का जिसको 2 जून की घास मैसर नहीं हो, एक कंपटीशन में दौड़ाएंगे वो रेस जीत पाएगा परकिया का घोड़ा काबुल के घोड़े से। तो इसलिए अवसर की समानता के साथ साथ हालात की भी समानता हो। ऐसा नहीं होगा कि एक झोपड़ी में, डिबिया में, लालटेन में पढ़ने वाला लड़का लड़की और दूसरा कोई हाईवे के बगल में किसी का आलीशान मकान हो जिस पर कोई मौसम की मार न पड़ती हो, जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, वो वातानुकूलित कर देते हैं माहौल को। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी के साथ साथ कंडीशन में भी समानता हो। तो ये सारी लड़ाई है। उत्पल भाई ने आपको कहा है कि हम 4 कदम आगे बढ़ाते हैं, 40 कदम पीछे चले जाते हैं। तो ये जो एक सत्ता के लोभ लालच में समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाने वाले लोग भी हैं हमारे आपके बीच ही, वैसे लोग को भी सत्ता से बाहर करना है
और जो असल ताकत है इस सामाजिक न्याय की, वो चाहे राष्ट्रीय जनता दल के रूप में हो हमारे प्रदेश में लंबे समय से, क्योंकि मंडल कमीशन जब लगा तो इसी गांधी मैदान पटना में लालू जी ने कहा कि चाहे धरती आसमान में लटक जाए या आसमान धरती पर गिर जाए, ये जो एक बार फैसला हो गया है तो हम इससे पीछे हटने वाले नहीं। और तब के नेता शरद यादव जी ने कहा था कि हमने तो मंडल लगाकर हजारों साल की जो आत्महीनता लोगों की रही है उसको दूर करने का, स्वाभिमान को जगाने का काम किया अवसरों में भागीदारी देकर। लेकिन इस लड़ाई में पूरे भारत में एक भी मुसलमान नहीं था जिसने इस फैसले का विरोध किया। इसलिए जो हाथ अकलियतों पर उठे उन हाथों को थाम लेना है, अकलियतों का साथ ही इस लड़ाई को मजबूत बनाए। आज देख लीजिए, वोटर लिस्ट से नाम उड़ाए जा रहे, चुन चुनकर उड़ाए जा रहे, जिंदा लोगों को मरा को जिंदा, आदमी का नाम गायब करके कुत्ते का नाम उसमें शामिल किया जा रहा है। एक अजीब खेल चल रहा है। तो अगर हमारे पास एक संप्रभु सरकार चुनने की आजादी नहीं बचेगी, हमारा हक कुचला जाएगा, तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। और हम सबके नेता लालू जी की हमेशा से लोहिया के आदर्शों को जिंदा रखते हुए राजनीति करने की एक कोशिश रही है कि राष्ट्रीय जनता दल उपेक्षितों के पक्ष में, शोषितों के पक्ष में है, वंचितों के पक्ष में है, लांछितों उपासितों के पक्ष में। और मैं अक्सर इस बात को दोहराता हूं कि दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक हलाल खोर, एक हराम खोर। हलाल खोर वह है जो मेहनत का खाता है, पसीने के पैसे से अपना परिवार पालता है, बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। और हराम खोर वो लोग हैं जो इस देश की अर्जित पुरखों की संपत्ति को लुटवाता है, 16 लाख करोड़ माफ करवाता है, किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर करता है। राष्ट्रीय जनता दल हलाल खोरों की हिमायत में खड़ी है। इसलिए हम सब लोगों की एक ही आज यह मंडल साहब को याद करते हुए ख्वाहिश है कि जिस लड़ाई को लालू प्रसाद जी ने आगे बढ़ाया, जिस लड़ाई को काशीराम जी ने आगे बढ़ाया, जिस लड़ाई को शरद यादव जी ने आगे बढ़ाया, जिस लड़ाई को आज की तारीख में तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, उस लौ को हमको हमेशा जिंदा रखना है। क्योंकि ये कोई 3, 4, 5 दशक की लड़ाई नहीं है। हजारों साल से गैर बराबरी के खिलाफ जो लोग चालाकी और चतुराई से जीते हैं, जो लोग ठगने का काम करते हैं, जो लोग अपमानित करने का काम करते हैं, वो दफ्तरों से लेकर खेतों की खलिहानों तक, यूनिवर्सिटी से लेकर फल की मूठ तक इस लड़ाई को हमको ले जाना है। और जो बची हुई सिफारिशें हैं मंडल की, अगर मंडल कमीशन को लागू करते वक्त हमारी सरकार ने नौकरियों के साथ साथ उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण लागू कर दिया होता, तो जो आरक्षण के पूरी अवधारणा पर एक चोट पहुंचाई थे कि इससे मेरिट फिनिश हो जाएगा, तो उसके कुतर्क को काटने के लिए हमारे लोग पर्याप्त संख्या में होते। तो मंडल 1 अगर शरद यादव जी, रामविलास जी जैसे लोगों के केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए लागू कराना आसान हुआ, तो मंडल 2 इसलिए लग पाया, आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में इसलिए जा पाते हैं कि यूपीए 1 में, यूपीए 1 की सरकार जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रीय जनता दल उस सरकार में शामिल दूसरा सबसे बड़ा दल था। अगर मंडल 1 लगाने का श्रेय वीपी सिंह जी के साथ साथ शरद यादव जी की उस चेतना और उस प्रयास को जाता है, तो मंडल 2 लगाने का श्रेय संपूर्ण तौर पर अर्जुन सिंह जी के साथ साथ लालू प्रसाद जी को जाता है। लालू प्रसाद जी मंत्री नहीं होते तो ये नहीं हो पाता, राजद की ताकत ये नहीं होती तो नहीं हो पाता। तो इसलिए हम समझते हैं कि हमारे पुरखों ने तो अपने हिस्से का पहाड़ तोड़ा है, थोड़ा बहुत पहाड़ हम लोग भी अपने हिस्से का तोड़ सकें और इस लड़ाई को एक मुकम्मल अंजाम तक ले जा सकें। आज चुनौतियां ज्यादा बढ़ी, जितनी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं जहां गरीब गुरबों के बच्चे पढ़ते हैं, उसकी हालत खराब कर रही है। आपने सुना होगा कि नोट फाउंड सुटेबल, माने आपके बच्चे, पहले इस समाज के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा के लोग कहता था कि अवेलेबल नहीं है,
ये सही संख्या में मिल ही नहीं रहे, इसलिए सीटें खाली जा रही हैं। जब अवेलेबल हो गया, लोग पढ़ने लिखने लग गए, तो बोला कि लोग एलिजिबल नहीं। जब एलिजिबल हो गए, पीएचडी कर लिया, नेट कर लिया, तो बोला कि ये लोग सुटेबल नहीं। वो एलएफएस सिंड्रोम, और ये मेरा क्वाइनेज है टर्म एलएफएस, माने ले भी लेगा आपके कौम के आदमी को तो वो लल्हा लली फाउट सुटेबल, तो सबसे बकलोल होगा, लेल होगा, चाटुकार होगा, जो चमचई में जिसका कोई सानी नहीं, वैसे लोग को लेता है। और यह संदेश भी देता है कि देखो रिजर्वेशन से ऐसे ही गधे आते हैं और चेले चपाटे भी मुफ्त में मिल जाते हैं। तो हर जगह तिकड़म, जोड़, जुगत, जुगाड़, गुणा, गणित, तो इसको भी समझना है। हम भी चाहते हैं, हम हमेशा गाय की पूंछ पकड़ के नहीं रहना चाहते, हम भी चाहते हैं कि विद्वान बने, हम भी राजपाट चलाना चाहते हैं, हम भी गवर्नर लाट बनना चाहते हैं, हम भी वकालत करना चाहते हैं, हम भी अपने कलम से फैसला लिखना चाहते हैं, लोगों की तकदीर तय करना चाहते हैं। लेकिन क्या 10-20 साल में कोई गीतांजलि लिख दी गई रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा? अरे ये 200-400 साल तक जब लगातार ज्ञान के क्षेत्र में आप रहते हैं, सुकून के साथ सोचते हैं, तब कोई लाइन आपके बीच आ पाती है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। यहां तो आत्महीनता से सर झुका हुआ है। हमको हमारे वजूद के चलते हमको गिल्टी फील कराया जाता है। हमारा अस्तित्व ही हमारे लिए दोष बन जाता है। हमारा प्रतिभावान होना हमारे लिए जैसे कोई कमजोरी हो जाए, और उस प्रतिभा को क्रश करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम आवादा। बीपी मंडल साहब की लड़ाई इस बात की, उन्होंने उसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट में बड़े विद्वान रजनी कोठारी को कोट किया कि जो लोग आज समाज में, राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं, वो दरअसल ऐसी राजनीति की तलाश कर रहे हैं जिसका समाज से कोई लेना देना नहीं। सबसे मजबूत सिस्टम कास्ट सिस्टम बना के रखा है। पता नहीं कब आदमी सोशलिस्ट हो जाता, कब आदमी कम्युनिस्ट हो जाता, कब आदमी प्रिस्ट भी हो जाता है। माने ये बहुरूपीय किस्म के लोग हैं हमारे आपके बीच टहलने बोलने वाले। माने समाजवादी भी आप ही हो, और आप ही पूजा पाठ भी करवा रहे हो। हम धार्मिकता से किसी को ऐतराज क्यों होगा भाई? वह तो उच्च अर्थों में हमारे दोषों के परिष्कार की कोई एक वजह भले तो समझ में आता है, लेकिन ढोंग, पाखंड, नियति में भरोसा, अगर आप डोमिनेशन करने जा रहे हैं तो अमुक मुहूर्त में ही जाएं। इस तरह के लोग भी, ऐसे पंडित भी बौराते रहते हैं तरह तरह के समाजवादी दलों में, और ऐसे लोगों ने भी बेड़ा गर्क किया है। इसमें सीधी लड़ाई है। मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें, जिसमें छात्रावास की व्यवस्था हो, जिसमें ऐसे वर्ग के लोगों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो, जहां भूमिहीन लोग हैं उन लोगों को जमीन देने की बात हो। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है अपने आप में इतनी दार्शनिकता को समेटे हुए है, अद्भुत रिपोर्ट। उससे भारत की तकदीर बदल सकती है। भारत के लोगों के बीच जो एक बड़ी ही ईर्ष्या से भरी प्रतिस्पर्धा है अनावश्यक, वो मिट सकती है। लेकिन उसको सही लोग शासन सत्ता में आए, और मैं समझता हूं कि तेजस्वी जी में वह अपेक्षित गुण, वह दर्शन, वह न्यायबोध, वह काबिलियत, वह ईमानदारी है कि वो जो अगले 30-40 वर्षों तक इस देश की राजनीति को अपनी शर्तों पर प्रभावित करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो हम लोगों की धारा डॉक्टर लोहिया से लेकर कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव, लालू प्रसाद जी तक आई है, वह निरंतरता में तेजस्वी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े। इस देश का पहला सूबा है उत्तर प्रदेश, जहां राम नरेश यादव जी के नेतृत्व में पिछड़ों को 15% आरक्षण मिला। बिहार दूसरा सूबा है जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की अगुवाई में 1978 में 26% आरक्षण मिला, जहां 8% पिछड़ों को, 12% अति पिछड़ों को, 3% आर्थिक रूप से विपन्न लोगों को, और 3% सभी जाति की महिलाओं को। 12 वर्षों तक यह आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ी। और उस कर्पूरी जी के फैसले के खिलाफ जो पहली बैठक पटना के लाला लाजपत राय भवन में आयोजित हुई थी, उस बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार जी ने की। उस बैठक के मुख्य अतिथि सत्येंद्र नारायण सिन्हा।
तो नीतीश कुमार जी कभी भी लड़ाई लड़ने वाले खेमे में नहीं रहे हैं। भारी डरपोक आदमी है और उनको हमेशा लेजिटिमेसी जो चाहिए, वैधता, वो उन्हीं लोगों से चाहिए जो शोषक, जो समाजवादी नहीं थे अपने विचारों में। दल भले उनका समाजवाद से जुड़ा हुआ है। और 12 साल बाद जब मोहतरम लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने तो अति पिछड़ों का आरक्षण 12% से बढ़ाकर उन्होंने 14% किया, पिछड़ों का 8 से बढ़ाकर 12 किया। ये 12 साल तक। और लगातार नीतीश कुमार जी और उनके कारकुन कहते हैं कि हमने आरक्षण, अरे कभी लेना देना आपका आरक्षण से नहीं रहा, बल्कि जिस लड़ाई को लालू प्रसाद जी ने कर्पूरी जी के जाने के बाद आगे बढ़ाया, आपने उस लड़ाई को फिर वहीं पीछे धकेल के पहुंचा दिया। फिर राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने अति पिछड़ों का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 18% किया। और 2005 में हम लोगों की सत्ता गई, उसके 18 वर्षों तक बिहार में आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ी। ये तब बढ़ी जब माननीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हुए और बिहार में एक जातिवार जनगणना कराई गई, जाति आधारित। और जो सामने हमारे बीच आंकड़े आए वो 94 लाख परिवार जिनकी आय सालाना मासिक 6,000 से कम, उसको 2 लाख रुपये देने का एक फैसला हुआ, ठंडे बस्ते में चला गया। 1250 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान भी हुआ, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। और तब तेजस्वी जी के सख्त प्रयास से आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई गई। दलितों का 16% से बढ़ाकर 20%, आदिवासियों का 1% से बढ़ाकर 2%, पिछड़ों का 12% से बढ़ाकर 18% और अति पिछड़ों का 18% से बढ़ाकर 25%। अगर नीतीश कुमार जी दबाव में नहीं आते संघ के और उधर नहीं गए होते, करप्शन में लगातार आकंठ डूबे हुए हैं। आपको मालूम है 70,000 करोड़ रुपए का जो एक अनियमितता कैग की रिपोर्ट के जरिए हम तक पहुंची है, तो उस डर से उधर जाते हैं। कभी सृजन घोटाले के डर से उधर जाते हैं, कभी बालिका गृहकांड जो मुजफ्फरपुर में हुआ उस वजह से उधर चले जाते हैं कि जेल न जाना पड़े। तो ये मामला अदालत में इन्हीं लोगों ने पहुंचाया, इन्हीं के लोगों ने। और गलत तरीके से पीके शाही जो है वो उसको पेश कर रहे थे। अरे भाई ये जाति गणना नहीं थी, ये जाति आधारित गणना थी, कास्ट बेस्ड सर्वे था, कास्ट सेंसस नहीं था। एक हियरिंग में तो इसी आधार पर हमको मुंह खानी पड़ी गई। तो ये विजय चौधरी जी समस्तीपुर वाले ये कहते हैं कि नहीं, इन लोगों को समझ नहीं है विधायी कार्यों की, ये कानून अस्तित्व में ही नहीं है, हाई कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। अरे भाई तो सारी जानकारी आप ही को नहीं है, हम लोग भी पढ़ लिख के ही आए, नील गाय चढ़ा के तो नहीं आए। अरे तेजस्वी जी बार बार आपसे कह रहे हैं एक दिन का विशेष सत्र बुलाते और 65 के बजाय उसको 66% कर देते, 80% कर देते, 85% कर देते और नया कानून बना के केंद्र को भेजते। अगर उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता तो बहुत हद तक अदालती अड़चन से उसको एक सुरक्षा मिल जाती। तो मैं अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम सबकी लड़ाई एक ही है, हम सबकी तकलीफ एक ही है और हम सबका ख्वाब भी एक ही है। हम इस भारत को बनाने वाले लोग हैं, हमारे पुरखों ने शहादत दी। यूसुफ मेहर अली साहब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखते थे, जैसे लोहिया जयप्रकाश रखते थे, और उन्होंने ही 1942 में नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। और राष्ट्रपिता गांधी को ये बहुत पसंद आई। जो हसरत मोहानी थे उन्होंने नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद। ये मुश्तरका तहजीब जो है इसी पर सबसे ज्यादा चोट है। जो पार्टी एक भी मुसलमान को पूरे भारत में टिकट न देती हो, उससे हम न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और कैसे वो, जैसे लालू प्रसाद जी के सत्ता संभालने के बाद बिहार में कोई दंगा नहीं हुआ, जैसे गांधी जी आजादी के जश्न में नहीं डूबे हुए थे बल्कि नोआखली में जाके दंगा शांत करा रहे थे, उसी लकीर पर लालू प्रसाद जी चल रहे थे। और आज भी हमारी पार्टी इस बात को लेकर पूर्णतः प्रतिबद्ध है कि शासन सत्ता हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता है कि बिहार का, भारत का ताना बाना जो सामाजिक है, साझा विरासत है, साझा संस्कृति है, वो जिंदा है। वो अगर बच गई तो हम बाकी चीज भी बचा लें। ये वोटर अधिकार यात्रा जो कल आपके इलाके से होकर गुजरेगी, उसका भी यही मकसद है। जो हम लोगों के बड़े नेता ये कहते थे आजादी के समय में कि मौलाना आजाद कि अगर जन्नत से उतरकर कोई खुदा भी ये कहे
कि हम तुमको हिंदू मुस्लिम एकता की कुर्बानी की कीमत पर आज आजादी देते हैं, हम उस आजादी को ठुकराना पसंद करेंगे। क्योंकि आजादी मिलने में जो विलंब होगा उससे तो फौरी नुकसान होगा, लेकिन एक बार ये हमारी तहजीब व तमद्दन टूट गई, दरक गई, फिर वर्षों तक हम इसको वापस नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए हम अंत में यही बात आपसे कहते हुए विदा लेना चाहते हैं कि जैसे लालू प्रसाद जी का एक भी भाषण आपको नहीं मिलेगा उनके 48 साल के पब्लिक लाइफ में जिसमें वो यह अपील न करते हुए पाए गए हों कि फिरका परस्त ताकतों का डटकर मुकाबला करना है और इससे सावधान भी रहना है। हम सब लोग कोई जन्मजात धर्मनिरपेक्ष नहीं, सांप्रदायिकता के कुछ तत्व तो हम सब में शामिल होते हैं, चाहे वो घोड़ा तापते हुए अलाव के पास इसी तरह की बातें होती हैं, सुनते हैं हम लोग। धर्मनिरपेक्ष बनना पड़ता है, धर्मनिरपेक्ष होने का अभ्यास करना पड़ता है, अपने आप को बार बार यह बतलाना पड़ता है कि वही देश है जहां मौलाना आजाद ने दिल्ली के जामा मस्जिद से ये कॉल लिया था और यह आह्वान किया था इस देश के मुसलमानों से कि हिंदुस्तान के मुसलमानों तुम ठहरो, यह वतन तुम्हारा है, इसमें तुम्हारे अजदाद का खून शामिल है, यहीं पैदा हुए यहीं दफन होंगे। दिल्ली का लाल किला तुमको पुकारता है, आगरे के ताजमहल का हुस्न तुमको बुलाता है कि तुम रुको और तुम्हारी आवाजों के बगैर इस देश की तकदीर के बुनियादी फैसले अधूरे रहेंगे। ये इस मिट्टी से ताल्लुक है, ये हमारा राब्ता है, ये हमारा बिरादराना और भाईचारा है, और इसको कोई इधर उधर की बात करके डिरेल करना चाहेगा तो ये हम लोग नहीं होने देंगे। यही बीपी मंडल साहब भी चाहते थे, यही विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी चाहते थे, यही लालू प्रसाद जी की भी जीवन भर की जद्दोजहद रही है, यही शरद जी चाहते थे, और इस देश के तमाम वो नेता जो डॉक्टर लोहिया इस देश को मौलिक तरीके से समझते थे, चिंतन करते थे, हमारे आपके बीच रखते थे, जिन्होंने ग्वालियर की महारानी के खिलाफ सुखपुरानी को उतारा था, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लालू प्रसाद जी ने भी पत्थर तोड़ने वाली भगवती देवी को जब जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लोकसभा का चुनाव लड़ा। आज भी राष्ट्रीय जनता दल वह पार्टी है जो इस देश की इकलौती पार्टी है जिसने सांगठनिक चुनाव में अति पिछड़ों को 28% और दलितों आदिवासियों को 17% आरक्षण दिया है। प्रखंड से लेकर जिला से लेकर प्रदेश तक सभी जाति बिरादरी के लोग राजनीति कर सके, नेतृत्व उभर सके, यही हम लोगों की कोशिश है। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार का मुस्तकबिल रोशन है और बिहार एक नई ऊंचाई को छुए, हमारी आपकी जनता की सरकार बने, अफसरशाही जो हावी है वह खत्म हो और लोकशाही का बोलबाला हो। यही बीपी मंडल साहब को सच्चे अर्थों में हमारी आपकी तरफ से श्रद्धांजलि होगी। मैं उनकी स्मृतियों को सलाम करते हुए इस बात को लेकर एक बार फिर से खुद को याद दिलाते हैं कि हम लोग लालू प्रसाद जी की इस लड़ाई को, डॉक्टर लोहिया की लड़ाई को, वीपी सिंह जी की लड़ाई को, अर्जुन सिंह जी की लड़ाई को 1 इंच भी झुकने नहीं देंगे। और जब तक आप बुजुर्गों का स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद नौजवान पीढ़ी को हासिल है, यह कारवां आगे ही बढ़ता जाएगा और एक दिन किसान मजदूर का बेटा लाल किले पर झंडा फहराएगा और इस देश के किसान का बेटा इस देश का बजट बनाएगा और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, उसके हिस्से की रोशनी मिलेगी। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने धैर्य से और इतनी मोहब्बत से सुना। इनकलाब जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद, लैंगिक न्याय जिंदाबाद, सांस्कृतिक न्याय जिंदाबाद, आर्थिक न्याय जिंदाबाद, राजनैतिक न्याय जिंदाबाद, जलवायु न्याय जिंदाबाद, डिजिटल न्याय जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, वीपी सिंह जी अमर रहें, अर्जुन सिंह जी अमर रहें, काशीराम जी अमर रहें, शरद यादव जी अमर रहें, मुलायम सिंह यादव जी अमर रहें, रामविलास जी अमर रहें, बीपी मंडल साहब अमर रहें, अमर रहें, अमर।